हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका PHU BA स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों आज हम अशोक बिंदुसार और अशोक के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद बिंदुसार सम्राट बना। यूनानी लेखकों के अनुसार उसका नाम अमित्रकेटे था। चाणक्य ने 16 राज्यों का नाश किया तथा बिंदुसार को वहाँ का राजा बनाया। विदेशों से उसने शांतिपूर्ण संबंध रखे। पुराणों के अनुसार बिंदुसार ने 24 वर्षों तक तथा महावंश के अनुसार 27 वर्षों तक मगध पर शासन किया। उसके बाद हम देखते हैं अशोक, जिसका शासन था 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात अशोक राजा बना, जिसकी जानकारी हमें उसके शिलालेख तथा स्तंभ लेखों से मिलती है। अशोक मौर्य काल का सबसे प्रसिद्ध लेखक माना जाता है। अशोक का इतिहास उनके अभिलेखों द्वारा निर्मित है, जिसकी संख्या 39 है। इन्हें 5 श्रेणियों में बांटा गया है: बृहत शिला, लघु शिला, विशेष शिलालेख, बृहत स्तंभ शिलालेख, लघु स्तंभ शिलालेख। ये अभिलेख आधुनिक बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल में पाए गए हैं। अपने साम्राज्य का शासनकाल में 90 वर्ष तक अशोक ने मौर्य साम्राज्य की परंपरागत नीतियों को ही अपनाया, देश का विस्तार किया, दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। भारत के अंदर अशोक एक विजेता के रूप में सम्मानित रहा। उसने नेपाल को विजित किया तथा तक्षशिला विद्रोह को शांत किया। उसने अपने राज्याभिषेक के 90 वर्ष कलिंग पर विजय प्राप्त की। कलिंग दक्षिण के साथ व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। कलिंग यह स्वतंत्र रहता तो व्यापार में बाधा उत्पन्न हो सकती थी। उसने कलिंग के साथ युद्ध किया। यह उसके शासन का प्रथम तथा अंतिम गृह युद्ध था। युद्ध की भीषणता को देखकर उसने युद्ध नीति को त्याग कर धम्म की नीति को अपना लिया। अशोक की धम्म नीति। संसार के इतिहास में अशोक इसलिए प्रसिद्ध है कि उसने निरंतर मानव की नैतिक उन्नति का प्रयास किया। जिन सिद्धांतों के पालन से यह नैतिक उत्थान संभव था, अशोक के अभिलेखों में उन्हें धम्म कहा गया है। अशोक के धम्म के अंतर्गत साधुता, अच्छे कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुता, अच्छे व्यवहार, दान, जीव हत्या न करना, गुरु का आदर आदि कार्य सम्मिलित थे। अशोक ने अल्पव्यय तथा अल्प संग्रह को भी धम्म का अंग माना है। धम्म के पालन के लिए चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, मान, ईर्ष्या आदि को त्यागना पड़ेगा। अशोक धम्म सर्वसाधारण धम्म था, जिसकी मूलभूत मान्यताएं सभी संप्रदायों में मान्य हैं। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जिसका प्रमाण उसके अभिलेख हैं। धम्म में प्रवृत्त होने के कारण। अशोक का धम्म में प्रवृत्त होने का मुख्य कारण कलिंग युद्ध का नरसंहार था। उसी के बाद उसने युद्ध शस्त्रास्त्र त्याग दिए तथा बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसने युद्ध न करने का निर्णय लिया और आगे भी कभी अपने जीवन में युद्ध नहीं किया। उसने अपने पुत्रों तथा अनुयायियों को परामर्श दिया कि वे शस्त्रों द्वारा विजय प्राप्त करके साम्राज्य विस्तार करना त्याग दें और धम्म द्वारा विजय को वास्तविक विजय समझें। धम्म का प्रचार। उसने नैतिक उत्थान के लिए धम्म का प्रचार प्रसार कराया। उसने अहिंसा का प्रचार कराया, कभी युद्ध न करने की शपथ ली। उसने पशुबल प्रथा को भी समाप्त किया। उनके स्थान पर उसने धम्म यात्राएं प्रारंभ की। इन यात्राओं के अवसर पर वह ब्राह्मणों तथा जनता में दान करता था। इन धर्म यात्राओं द्वारा उसने पूरे देश में धम्म का प्रसार किया। इन यात्राओं से एक प्रकार से स्थानीय शासकों पर नियंत्रण रखता था। अशोक ने राज्य के कर्मचारियों, प्रादेशिक रज्जुक तथा यक्षकों को प्रति 5वें वर्ष धर्म की प्रचार के लिए यात्रा पर भेजा। रज्जुक क्या होता था, ये 2 नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक के तीसरे अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैसी होती थी। रज्जुक को न्याय तथा राजस्व दोनों का अधिकार था। जमीन मापन उसका मुख्य कार्य था। अशोक ने एक नवीन प्रकार के कर्मचारियों की नियुक्ति की। इन्हें धम्म महामात्र कहा गया है। इन कर्मचारियों का मुख्य कार्य जनता को धर्म की बातें समझाना, उन्हें धर्म में रुचि उत्पन्न कराना। वे समाज के सभी संप्रदायों के उत्थानों का कार्य किया। वे धर्म प्रसार के लिए बाहर भी जाते थे। वे लोगों का धर्म में रुचि उत्पन्न करना, दान कार्यों के लिए प्रोत्साहित करना आदि करते थे। धर्म प्रचार का विवरण अशोक के अभिलेख में मिलता है। अशोक ने बाहर से संपर्क स्थापित किए। अशोक ने जो संपर्क स्थापित किए थे वे अधिकांशतः दक्षिण एवं पश्चिमी क्षेत्रों में थे और ये संबंध धम्म मिशनों द्वारा स्थापित किए गए। धन्यवाद।